जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार एसएससी के सेशन को। तो जिस तरह से आप सभी को हम बताए थे पहले कि बिहार एसएससी का जो सेशन है वह हम लोग जो है कि आगे डेली बेसिस पर शुरू करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे क्या शुरू करने वाले हैं, उसका क्या पैटर्न है, उस पे हम थोड़ा आपको जो है कि हम चर्चा कर देते हैं। जैसे आप लोग को बता दें कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है वह लगभग आपका जो एग्ज़ाम है अभी से लेकर लगभग आपको 3 महीने के बाद ही होने वाला है। 3 महीना के बाद होने वाला है। यह श्योर रहिए कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तक में कन्फर्म फ्री हो जाएगा। जैसे अभी आपका जो है कि मई महीना जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर तक में तो एकदम 100% हो जाएगा एग्ज़ाम। या नहीं भी होगा एग्ज़ाम तो आपके पास कोई दूसरा उपाय है नहीं जो आप कर सकते हैं। यानी जो सरकार के अनुसार चलेगा उसी के अनुकूल हमको चलना पड़ेगा और प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है कि आपको सफलता की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग बिना कोई निगेटिव थॉट के आप लगातार अपने पढ़ाई को अंतिम मुकाम दीजिए, जिससे कि आपका सफलता जो है कि वह निश्चित रूप से तय हो सके। तो बिहार एसएससी का जो भी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही नहीं, जिनको जॉब लेना होगा वह अभी तक में अपना तैयारी जो है कम से कम 90+ नंबर का कर चुके होंगे। यानी जब भी आप सेट लगाते होंगे तो 150 में आपका कम से कम 90 या 100+ नंबर आ जा रहा होगा। तो आप लोग को बता दें कि आप जो यह बात अभी हम बोलने जा रहे हैं, अगर आप इस बात पे अडिग हो जाते हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको जबरदस्त मेहनत करना होगा। तो देखिएगा, आपको जो रणनीतिक बताएंगे बिहार एसएससी के लिए, बस आप रणनीतिक पे चलिएगा, बिहार एसएससी में रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो सुनिएगा, तो आपको पहला काम करना है कि आपका जो लूसेंट बुक है उसमें जो आपका बिहार एसएससी का जो टॉपिक है, या आपका महेश वर्णवाल का जो बुक है या दृष्टि का जो बुक है, उससे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में टॉपिक है, यानी जो सिलेबस आपका बिहार एसएससी का दिया हुआ है, हम उसके अनुकूल आपको हम बात करेंगे। और आपको जो जीके जीएस का सवाल बताया जाएगा आप डेली बेसिस पर उसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यह सोचिए कि हमको सुन के याद हो जाए, और जो चीज हम बताते हैं या हमको पता है कि आपको याद पक्का रह जाता होगा, या नहीं तो अगर कंफ्यूजन होता होगा जब आप ऑप्शन देखते होंगे 4 गो, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता होगा। तो आप बस एक बार मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आप मेरे ऊपर जिस तरह अभी तक भरोसा कर रहे हैं, आप मेरा भरोसा पे खड़ा उतरिएगा, तभी जब जो चीज हम आपको बता देंगे आप उसे अगर लगातार मेहनत कर लेते हैं लगातार 3 महीना, तो आपको 75 जीके जीएस में 60 तक एवरेज आपका स्कोर आ जाएगा। और जब आपका 75 में 60+ सही कर दीजिएगा, या काट छांट के आपका अगर 55+ भी नंबर आ जाता है सिर्फ जीके जीएस से, तो समझिए कि उधर जो 75 मैथ रीजनिंग रहेगा वह कोई हाई लेवल का मैथ नहीं रहता है। बिहार के बच्चों का मैथ लगभग सही रहता है, क्योंकि वह अक्सर रेलवे का तैयारी करता है, और रेलवे के बच्चा का मैथ रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और बात रहा एडवांस मैथ का, तो एडवांस मैथ आपके बिहार एसएससी में नहीं पूछता है। 1-2 सवाल रहेगा तो वो नॉर्मल रहेगा, तो उससे ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। बात रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग 50 आपको देखिए बताते हैं। 50 रीजनिंग, अगर आप 50 रीजनिंग पूछता है, 50 में से मान लीजिए आप 40 बना दिए, अगर तो जो अच्छा से तैयारी करते होंगे आप लगातार खाली बन के रहिएगा तो 50 रीजनिंग में 40 तो कंफर्म मारिएगा। मान लीजिए 40 मार दिए आप, 40 नंबर हमको रीजनिंग में आ गया 50 में। उसके बाद बचा 25 गो मैथ। 25 गो मैथ में 5 गो मैथ ऐसा पूछेगा जो कि आपका 1-2 गो मैथ जो रहेगा वो थोड़ा हार्ड रहेगा, ज़्यादा हार्ड रहेगा, जो इसमें आपका समय भी ज़्यादा लैप्स हो सकता है। और 20 गो ऐसा मैथ रहेगा, 25 में 20 ऐसा मैथ रहेगा जो कि पूरा नॉर्मल रहेगा, मैथ जो आराम से आप बना सकते हैं। मान लीजिए हमको काट छांट के 20 नंबर, हम 5 गो मैथ को छोड़ देते हैं, उधर 10 गो रीजनिंग को छोड़ देते हैं, तो देखिए कितना हो गया, 40 20 60 नंबर हो गया। 60 नंबर इधर से हो गया और उधर मेरा 55 नंबर आया, तो 60 और 55 कितना होता है, तो 60 40 100 यानी 115 नंबर। और 115 नंबर में जनरल से रिजल्ट होगा लड़का का जनरल से रिजल्ट होगा 115 में। आपको
हम यह गारंटी के साथ बता देते हैं, प्री का जो रिजल्ट होगा, कट ऑफ रहेगा, वो 115 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, कोई भी हालत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लड़का भी लेना है, 55 लड़का लेगा, समझ सकते हैं कि कितना रिजल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और डेली बेसिस पे आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास परिस्थिति अच्छा नहीं है तभी आप तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, नहीं तो आप नहीं करते। क्योंकि अभी ऐश मौज करने का जिंदगी बहुत रहता है बच्चा का 25-30 साल तक, तब फिर जाके उसको प्रेशर आता है। इसीलिए आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा जो हम आपको समय ले रहे हैं शुरुआती दौर में, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो बिहार एसएससी का सेशन है, इसमें अगर आप बिहार एसएससी को ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा तो आपका बिहार एसआई भी जो है कि क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपका लगभग 2000 पोस्ट बिहार एसआई का भी होने वाला है। फिर अगला बार आपका लगभग 49,000 का नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा बिहार पुलिस का। फिलहाल अभी आपका 21,000 के लिए चल रहा है, एग्जाम चल जाएगा, फिर आपका 49,000 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कुछ दिन के बाद, और बिहार दरोगा का भी, तो उसमें भी कवर होगा। हम जानते हैं, एक ही बात कहते हैं आप लोग को कि आप एक बार जबरदस्त तैयारी कीजिए और किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, तो क्या हम बिहार एसआई का नहीं रिजल्ट निकाले हैं? बिहार एसआई का प्री मेंस दोनों निकाले हैं। क्या हम बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाले हैं? बीपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाले हैं, मेंस भी लिखे हैं 3 दिन तक पटना में, और उसमें मेरा 312 नंबर है बिना तैयारी का। ठीक है, उसके बाद बताते हैं, आरपीएफ का भी पिछला बार एग्जाम निकाले हुए हैं, एनटीपीसी का भी एग्जाम निकाले हुए हैं, बिहार सचिवालय का भी एग्जाम प्री मेंस निकाले हुए हैं, 1500 रैंक है। अभी भी बता देते हैं, मेरिट आउट ऑफ मेरिट है। उसके बाद क्या बताए, उसके बाद फिर आपका जो है कि और कौन सा एग्जाम है, मतलब कि आरपीएफ हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सचिवालय हो गया, बीपीएससी हो गया, यानी लगभग जो एग्जाम है वो हम निकाले हैं। रेलवे का भी लगभग सभी एग्जाम निकाले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लगातार मेहनत कीजिए। इसीलिए सोचिए, क्योंकि अभी आपका एएलपी का भी वैकेंसी बढ़ा दिया है, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी बढ़ा दिया है, बिहार एसएससी आपके पास पड़ा हुआ है, सीजीएल का वैकेंसी आ जाएगा, फिर आपका सेंट्रल लेवल का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी का वैकेंसी फिर से देखने के लिए मिलेगा। यानी आपके पास तमाम जॉब का जो है कि अभी मौका है। आगे एनटीपीसी का वैकेंसी आने वाला है, ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, आरपीएफ का वैकेंसी पड़ा हुआ है, तो आपके पास ना जाने कितनी वैकेंसी पड़ा हुआ है, बस आप तैयारी एक बार कीजिए, जबरदस्त आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा आज हम समय इसलिए लिए क्योंकि समझाने की आवश्यकता थी। अगर मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है तो समय गुजर जाएगा, पता चलेगा अरे यार कोई हमको गाइडलाइन अगर देने वाला रहता तो हम बहुत आगे निकल जाते। लेकिन आप यह धैर्य मानिए कि हम तो कोई बड़े टीचर तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके एग्जाम में हम रिजल्ट आपको दिला सकते हैं, रिजल्ट दिला सकते हैं, क्योंकि खुद रिजल्ट लेते हैं और खुद आपको जो है कि रिजल्ट दे के अभी एक जॉब में है, और समझिए इतना नॉलेज है मेरे पास कि आपको जॉब आराम से दिलवा सकते हैं। क्योंकि बस ऐसा नहीं समझिएगा कि आपको ये जो फ्री में मटेरियल उपलब्ध हो रहा है, फ्री में जो आपके पास हम मेहनत कर रहे हैं, यह ना समझिए कि आपको पैसा जो दे के आप कोचिंग पढ़ते होंगे उसका उनके कंटेंट का जो है कि मेरा जोड़ नहीं है। आप एक बार कंटेंट जो है कि मिला लीजिएगा, कंटेंट में इतना पावर है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका जो है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग में जाइएगा, आपको सिर्फ फाउंडेशन के तरफ पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इमाथा में बात सेट नहीं हो पाएगा। अब भले लगेगा अरे यार बहुत पढ़ लिए, बड़े बड़े टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क में जो बात रहेगा, जो कंटेंट का पिटारा रहेगा, तभी जाकर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम खूब पढ़ लिए, ग्रंथ एकदम पढ़ा दिया गया टीचर के द्वारा, हम जो है कि उसका बार बार रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, बार बार दिमाग में रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। किताब में सब चीज लिखा हुआ है, टीचर भी किताब से देख के आपको पढ़ा रहे हैं जो है कि, और जो है कि वो सही दिशा में पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो हम बार बार रिकॉल करवा रहे हैं, अगर आप इस पे कमेंट रख लीजिएगा तो गारंटी के साथ आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो लगभग मेरे पास 300 से 400 बच्चा लगातार मेरा जो है कि वीडियो देखता है, और देखिएगा उनका जरूर मेरे पास मैसेज आएगा कि मेरा रिजल्ट हो गया। हमको पता है, क्योंकि जितना हम अगर जीके जीएस बताते हैं ना, आपको एकदम दिल का बात बताते हैं,
हैं कि अगर आप हकीकत में 100% हमको फॉलो करते होंगे तो आपको एग्जाम में रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप लगातार जो है कि बन के रहिएगा, फायदा होगा। और आपको करंट अफेयर्स का अगर बात रहा तो करंट अफेयर्स का आपको हम बोर्ड पे जो है कि 10 क्वेश्चन जो करवाते थे वही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि लेवल वही रहने वाला है। इधर जो हम बीच में करवा रहे थे ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जा रहा था बीपीएससी के लिए, लेकिन वो हम स्पेशल अपने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको जो हम पहले का बता रहे थे बोर्ड पे 20 प्रश्न वो हम शुरू कर देंगे। अगले महीने से ड्यूटी टाइम चेंज हो जाएगा तो फिर हम लोग भी जो है कि थोड़ा सेटल होके अच्छा से कर देंगे। तो आप लोग का थोड़ा हम 5 मिनट एक्स्ट्रा समय लिए, इसलिए आपको हम सही दिशा निर्देश देने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है वो चीज़। तो अब हम लोग जो है कि अपने सेशन पर आते हैं। तो अब हम लोग जो है कि बिहार एसएससी का जो जो टॉपिक है, जो जो सिलेबस में टॉपिक है उसी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बस आप खाली अपने लगातार बनकर मां सरस्वती को बोलिएगा कि जितना हम पढ़ रहे हैं मेरे माथा में जो है कि सेलेक्ट हो जाए और एग्जाम में मेरा प्रेजेंट ऑफ माइंड 1 से 2 घंटा अच्छा से काम कर जाए। बस आपके माता पिताजी का सपना पूरा होने से इस दुनिया का ताकत में किसी में ताकत नहीं है कि रोक सकता है। आपका सिलेक्शन होगा, आपके माता पिताजी का जो है कि सीना चौड़ा होगा, और जो है कि आपके जो पड़ोसी है या आपके जो आपसे जो निगेटिविटी रखते हैं तब देखिएगा उनका जो है कि कितना उसको छलबलाहट होगा। उनको पूरा जो है कि टेंशन होने लगेगा, अरे यार उसका जॉब हो गया मेरा बेटा का कुछ नहीं हो रहा है। तब देखिएगा कितना मजा है जिंदगी में। बस एक बार आप सिलेक्शन होके अपने माता पिताजी का ज्वाइनिंग लेटर हाथ से जब फड़वाइएगा तब देखिएगा क्या गौरवान्वित महसूस होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस सेशन को जबरदस्त तरीके से करने का प्रयास करते हैं और एक पे एक क्वेश्चन आपको हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ मां सरस्वती का नाम लेकर आज हम इस सेशन का आगाज करते हैं। आपका मनोकामना जरूर पूर्ण हो। चलिए तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट, आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बस आप कोशिश कीजिए, बाद बाकी हम आगे दुनिया को देखने के लिए काफी हैं, अकेले थाम लेंगे। तो चलिए आज के हम इस जबरदस्त सेशन को आज शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल बिहार एसएससी के और बिहार सचिवालय के पैटर्न पर आधारित होगा। बस आप लगातार रहिएगा मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल बताना है आज का कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के पहले लेखक कौन बने हैं। तो मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के जो पहले लेखक बने हैं वह वी.एस. नायपॉल बने हैं। कौन बने हैं? वी.एस. नायपॉल बने हैं। और वी.एस. नायपॉल का एक पुस्तक है जिनका नाम है इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपॉल है और इन्हें 1971 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं मान बुकर पुरस्कार का। तो मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत साहित्य के क्षेत्र में 1969 से हुआ है। 1969 से मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत हुआ है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। अगर मान लीजिए हम हिंदी भाषा में कोई पुस्तक लिखे हैं तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद कोई व्यक्ति करेगा तभी जाके वो जो है कि सेलेक्ट होगा मान बुकर में। समझ में आ गया? और मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 से और भारत के पहले व्यक्ति बने हैं वी.एस. नायपॉल, जिनका कृति था इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट। वहीं याद रखिएगा सलमान रश्दी का पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या नाम है? मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी। तो याद रखिएगा सलमान खान जो है वह मिडनाइट तक जगे रहते हैं। मिडनाइट तक सलमान खान जगे रहते हैं। तो याद रखिएगा सलमान मिडनाइट, सलमान मिडनाइट, सलमान मिडनाइट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। और अरुंधति राय हाल ही में चर्चा में रहा है, न्यूज में रहा है, इसीलिए यह क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। वहीं अगर बात करते हैं व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। और याद रखिएगा अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर पुस्तक के लिए 2008 में मान बुकर पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 2008 में मिला है, याद रखिएगा। वहीं याद रखिएगा किरण देसाई का एक पुस्तक है जिसका नाम है द
द इरियंटस ऑफ लॉस, द इरियंटस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई है और इनको भी पुरस्कार मिला है मान बुकर पुरस्कार। समझ में आ गया। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग, वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि अगर मान बुकर पुरस्कार का शुरुआत हो गया 1969 से, लेकिन इसी तरह का एक और पुरस्कार है मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार का शुरुआत 2005 से हुआ है। कब से हुआ है? 2005 से हुआ है, याद रखेगा, मान बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ग्रेमी पुरस्कार कुल कितने श्रेणी में दिया जाता है। तो ग्रेमी पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ है वह याद रखिएगा कब हुआ है? तो 1957 से। ग्रेमी पुरस्कार का शुरुआत 1957 से हुआ है, लेकिन पहली बार ग्रेमी पुरस्कार जो दिया गया वह 1958 को दिया गया। कब दिया गया? 1958 को दिया गया। और ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और पहली बार प्रदान किया गया 1958 में और पहली बार शुरुआत 1957 से। और याद रखिएगा यह कुल 108 श्रेणी में दिया जाता है। कितने श्रेणी में? 108 श्रेणी में दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार, याद रखिएगा। और भारत के पहले व्यक्ति बने हैं पंडित रविशंकर, जो बता रहे हैं, याद रखिएगा। भारत के पहले व्यक्ति बने हैं पंडित रविशंकर, जिनको याद रखिएगा कि आपका ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ग्रेमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर बने थे, याद रखिएगा 1973 के आसपास, 1973 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कलिंग पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है। तो कलिंग पुरस्कार का शुरुआत 1952 से हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार का शुरुआत विज्ञान के क्षेत्र में 52 में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान में 52 में, बौसे 52, बौसे विज्ञान, कलिंग पुरस्कार, याद रखिएगा। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है वह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ में है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के लियोन्स में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ में है? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया है? तो याद रखिएगा रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार कुल 3 बार दिया गया है। कितना बार? 3 बार। तो 1917, 1944, 1963। 1917, 1944, 1963। तो याद रखिएगा कि रेड क्रॉस जो है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, रेड क्रॉस जो है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा, इसका स्थापना 8 मई 1863 को, रेड क्रॉस का स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा इनको 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में, 1963 में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियल नाम क्या है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका शुरुआत जो हुआ है कब हुआ है? तो याद रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत 1929 से हुआ है। कब से हुआ है? 1929 से हुआ है। और ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत जो 1929 से हुआ था, याद रखिएगा यह आपका अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और इसका ऑफिशियल नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, याद रखिएगा कि इसका ऑफिशियल नाम है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं कि प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह किस होटल में हुआ था, तो प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। किस होटल में हुआ था? तो याद रखिएगा रूजवेल्ट होटल में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ है। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में किसके द्वारा हुआ है? तो विलियम जोन्स के द्वारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बताना है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना कब हुआ है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना 1948 में हुआ है और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। कहाँ में है? कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ है? 1953 में। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ है? 1953 में। आगे बढ़ते हैं, ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ है? तो ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी दोनों का स्थापना 1954 में हुआ है। कब हुआ है? 1954 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुआ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना 1987 में हुआ है। कब हुआ है? 1987 में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ है? तो राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय का स्थापना 1959 से हुआ है। कब हुआ है? 1959 से। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय याद रखिएगा 1959 से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो उस्ताद बिंदु खां सारंगी से। किससे याद रखते हैं? सारंगी से संबंध रखते हैं, याद रखेगा उस्ताद बिंदु खां। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, भजन सोपोड़ी और शिव कुमार शर्मा ये दोनों का संबंध किससे है? तो याद रखेगा संतूर से। किससे है? संतूर से। तो भजन सोपोड़ी और शिव कुमार शर्मा दोनों का संबंध किससे है? संतूर से। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर एन राजन, राजन के अंतिम में नो आ रहा है और वायलिन के अंतिम में भी क्या आ रहा है? नो आ रहा है। तो डॉक्टर एन राजन का संबंध वायलिन से है। किससे है? वायलिन से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, अमजद अली खां का संबंध किससे है? तो अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। किससे है? सरोद से। अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से, याद रखिएगा। और अली अकबर खां और अमजद अली खां दोनों का संबंध है सरोद से। आगे बढ़ते हैं, विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किससे है? सरोद से। विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किससे है? सरोद से। विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किससे है? सरोद से। आगे बढ़ते हैं, और जरीन दारूवाला का संबंध भी किससे है? सरोद से। मुकेश शर्मा का संबंध भी किससे है? सरोद से। तो याद रखिएगा, विश्व को जीतने का इच्छा रखता है दारू जो पीता है, यानी दारू वाला विश्व को जीतने का प्रयास रखता है। तो याद रखिएगा कि विश्व को जीतने का प्रयास दारू वाला रखता है, यानी जरीन दारू वाला और विश्वजीत राय चौधरी ये दोनों का संबंध सरोद से है। किससे है? सरोद से। आगे बढ़ते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। पंडित रविशंकर सितार से। निखिल बनर्जी सितार से। निखिल बनर्जी सितार से। बिलायत खां बंदे हसन सितार से। निखिल बनर्जी और बिलायत खां और बंदे हसन किससे है? सितार से। आगे बढ़ते हैं, जाकिर हुसैन किससे है? तबला वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक। आगे बढ़ते हैं, पन्नालाल घोष बांसुरी। पन्नालाल घोष बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। याद रखने का अब प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो पीतल, पीतल यानी पिताजी, याद रखिएगा। पिताजी यानी प से पीतल और ताजी यानी कि तंबा जस्ता। तंबा जस्ता यानी पीतल जो है वह तंबा और जस्ता का मिश्रण है। समझ में आ गया? और इसमें याद रखिएगा, इसमें आपको कुछ परसेंटेज भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें तंबा कितना परसेंट और जस्ता कितना परसेंट, ये भी सवाल आता है। तो याद रखिएगा कि पिताजी में जो है पहला वाला जो आता है आपका तो यानी तंबा वो 70 होता है। कितना होता है? 70 होता है। 70-30 का रेशियो होता है। 70 तंबा होता है और जस्ता 30 होता है। जस्ता कितना होता है? 30 होता है। जस्ता कितना होता है? 30 होता है। यानी पिताजी में तो 70 होता है और पुत्र जो सॉरी पिताजी पुत्र होते हैं, यानी पिताजी में तो हो गया आपका 70 और जो हो गया 30। जो कितना हो गया? 30। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, कासा किसका किसका मिश्रण है? तो कासा Cu+Sn का है। Cu+Sn। और याद रखिएगा पीतल से थोड़ा सा ज्यादा महंगा कासा होता है। तो कासा जो होता है वह आपका 90-10 का रेशियो होता है। कितना का रेशियो? 90-10 का रेशियो। Cu+Sn। आगे बढ़ते हैं, जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है जर्मन में लास्ट में एन आता है, तो वही कर देना है। Cu+Zn कॉमन रखना है, प्लस Ni कर देना है, निकेल कर देना है, यानी Cu+Zn
जेडन प्लस Ni, जर्मन सिल्वर हो गया। क्या हो गया? जर्मन सिल्वर। आगे बढ़ते हैं, गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? तो गन मेटल जो है वह Cu प्लस जेडन प्लस Sn का है। Cu प्लस जेडन प्लस Sn, ये तीनों का मिश्रण है गन मेटल, याद रखिएगा। गन मेटल जो है वह Cu प्लस जेडन प्लस Sn का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, टाका किसका किसका मिश्रण है? टाका यानी सोल्डर, टाका यानी सोल्डर, तो याद रखिएगा ये Cu Sn प्लस Pb का, Sn प्लस Pb का। टाका किसका किसका मिश्रण है? तो Sn प्लस Pb का। कितना कितना का रेशियो? तो याद रखिएगा 67 और 33 का, 67 और 33 का आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 106 आपको कुछ संविधान संशोधन बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसे याद रखिएगा। चलिए हम अब शुरू करते हैं 99वां संविधान संशोधन से। तो 99वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 99वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसके तहत, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में इसको निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया है? निरस्त किया है 99 संविधान संशोधन को, जिसके तहत आपका क्या था? तो याद रखिएगा आपका इसके अंतर्गत राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा, और इसको जो है कि न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। वहीं 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन का संबंध भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से है। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से है, याद रखिएगा 100वां संविधान संशोधन। और 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। फिर है 101 संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी से है। किससे है? जीएसटी। 102 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ओबीसी आयोग से है। किससे है? ओबीसी आयोग से है। वहीं 103 संविधान संशोधन, तो 103 संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस, यानी कि गरीब सवर्ण को 10% का आरक्षण। गरीब सवर्ण को 10% का आरक्षण जो दिया गया है, 103 संविधान संशोधन। वहीं बात करते हैं 104 संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन के मनोनयन को क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। जो है कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का जो मनोनयन करता था वह क्या कर दिया? तो उसको रद्द कर दिया। वहीं याद रखिएगा 104 संविधान संशोधन के तहत जो है कि आपका SC ST का जो आयोग 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। आप लोग याद रख लीजिएगा। वहीं 105 संविधान संशोधन का संबंध जो है वह आपका ओबीसी से है। किससे है? ओबीसी से है। 105 संविधान संशोधन का संबंध, यानी ओबीसी का जो लिस्ट तैयार किया गया है उससे संबंधित है 105 संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं 106 संविधान संशोधन का संबंध जो है किससे है? तो 106 संविधान संशोधन का संबंध है महिला के 33% आरक्षण से। महिलाओं को जो 33% का आरक्षण प्रदान किया गया था वह आपका 106 संविधान संशोधन के तहत, और नया संसद भवन में पहला जो आपका अधिनियम पारित किया गया वह 106 संविधान संशोधन था, जो कि महिलाओं को 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया गया, याद रखिएगा, जिसे हम लोग महिला वय वंदना योजना के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 97 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यह आपका किससे है? तो याद रखिएगा सहकारी समिति से है। किससे है? सहकारी समिति। 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। बहुत फेमस सवाल है। 97 संविधान संशोधन का संबंध सहकारी समिति से है और इसको 2011 में जोड़ा गया है। और याद रखिएगा भाग 9 के ख में जोड़ा गया है सहकारी समिति, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओड़िया जो लिखा गया, कौन संविधान संशोधन? तो 96 संविधान संशोधन। 96वां संविधान संशोधन के तहत उड़िया के स्थान पर ओड़िया लिखा गया, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जो शास्त्र भाषा की संख्या है वो 6 है। शास्त्र भाषा की संख्या जो 6 है, उसमें से जो सबसे आपका नया भाषा है वह उड़िया है, यह उड़ीसी है। सबसे नई शास्त्र भाषा कौन सी है? तो उड़िया है। और सबसे पुराना शास्त्र भाषा कौन है? तो तमिल है। कौन है? तमिल है। और तमिल को लगभग 2014 में शामिल किया गया। सॉरी, सबसे नया उड़िया हो गया और सबसे पुराना तमिल हो गया। जब सबसे पुराना हुआ तो उसको 2004 में शामिल किया है। कब शामिल किया है? 2004 में। 2004 में तमिल को और 2014 में उड़िया को। 2014 में उड़िया को और संस्कृत को 2005 में। संस्कृत को 2005 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि 51वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 51वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में सदस्य की संख्या का 15% जो होगा वह मंत्री बनेगा। क्या बनेगा, मंत्री, यानी मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को जो निश्चित किया गया है वह 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। अर्थात जिस लोकसभा में मान लीजिए अभी 543 सदस्य है, 543 का अगर आप 15% निकालिएगा तो वहां पर आपका क्या आएगा, तो आपको लगभग जो आपका मान लीजिए 543 हो गया, 543 का अगर आप 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 54 आएगा या 55 आएगा, 54.5 आएगा, उसको 55 मान लीजिए और उसका आधा कीजिएगा यानी 15%, तो 54 का आधा 27 होगा और 27 और जो आपका 54 होगा लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 80 के आसपास चल जाइएगा। तो इसका मतलब है कि उतना ही मंत्री बन सकता है आपका केंद्र में, और विधानसभा में जितना विधानसभा का सीट रहता है वहां पर आपका 15% होता है, यानी कि केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा में मंत्रियों की संख्या या मंत्री परिषद की संख्या जो निश्चित की गई है वह 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत निश्चित की गई है, याद रखिएगा। और जिस राज्य में विधानसभा की संख्या कम है, अर्थात किसी भी राज्य में विधानसभा की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा का सीट, याद रखिएगा। और जहां पर कम है वहां पर कम से कम अधिक से अधिक आपका 12 बन सकता है। कितना बन सकता है, 12 बन सकता है, 12 मंत्री बन सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 52वां संविधान संशोधन का संबंध राजभाषा से है और इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 नया भाषा जोड़ा गया जो कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडमास, याद रखिएगा। वहीं 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया था। वहीं जो आपका एक और संविधान संशोधन हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि उसमें से 71वां यानी शुरू से बता देते हैं कि मूल संविधान में टोटल 8वीं अनुसूची में आपका 14 राजभाषा था और वर्तमान में 22 राजभाषा। इसका मतलब 8 नया राजभाषा जोड़ा गया है। तो 8 जो नया राजभाषा जोड़ा गया है उसमें से 15वां भाषा जो जुटा है वह सिंधी जुटा है और सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि उसके बाद 3 नया भाषा कौन, नमो का नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, और इसको जो जोड़ा गया, याद रखिएगा, कौन संविधान संशोधन, तो 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां 1992 यानी 15 3 18 हो गया। आप बता 4 गो के लिए बोडमास यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 नया भाषा जोड़ा गया और इसको 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, और वर्तमान में टोटल 22 राजभाषा 8वीं अनुसूची में है और इसमें कहीं भी अंग्रेजी या राजस्थानी नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 58 संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 58 यानी 58वां संविधान संशोधन का संबंध इससे है कि राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी भाषा में रूपांतरण करा सकता है। संविधान का हिंदी भाषा में रूपांतरण 58वां संविधान संशोधन के तहत करवा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 44वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 44वां संविधान संशोधन का संबंध बहुत सारे चीज से है। तो याद रखिएगा कि आप लोग को पता है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्र आपातकाल लगता था, राष्ट्र आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर राष्ट्र आपातकाल स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह को आधार माना गया। किसको आधार माना गया, सैन्य विद्रोह। बहुत मस्त सवाल है। वहीं 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। और याद रखिएगा यह आपका किसके तहत, तो याद रखिएगा इसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया और आपका भाग 12 में अनुच्छेद
1900 के क में रखा गया। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे 44वां 1978 के समय। वहीं इसी के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 साल कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए और 3 नए शब्द आपका कौन कौन? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए, याद रखिएगा। 42वां 1976 के समय, 42वां 1976 के समय। वहीं 42वां 1976 के समय जो है कि और क्या हुआ? तो याद रखिएगा इसके तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं यानी 5 से बढ़ा के लोकसभा का जो कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 किया, वह कौन संविधान संशोधन? तो वह 42वां। लेकिन 6 से घटा के पुनः 5 जो किया वह 44वां। कौन किसके तहत? 44वां। वह 42वां के तहत याद रखेगा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इंदिरा गांधी के कहने पर, याद रखेगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और जब जोड़ा जा रहा था तो वह 42वां संविधान संशोधन किया, याद रखिएगा। और इसके मूल कर्तव्य की संख्या कुल 10 निश्चित की गई और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। और 11वां मूल कर्तव्य जो बना है वह याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 41वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान आया कि इसके तहत राज्य लोकसेवा आयोग, इसके तहत राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62, 60 से बढ़ाकर 62, 60 से बढ़ाकर 62, याद रखिएगा। इसीलिए राज्य लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्ति का आयु वर्तमान में 62 साल है और संघ लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 है। कितना है? 65। यानी कि यूपीएससी का एग्जाम अगर देके पास करते हैं तो आपका रिटायरमेंट 65 साल में होगा। अगर आप बीपीएससी के अंतर्गत सदस्य बनते हैं तो आपका रिटायरमेंट 62 साल में होगा। 62 पहले 60 ही हुआ करता था, लेकिन 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया, याद रखिएगा। और 62 जो किया है वह 41वां संविधान संशोधन 41। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। कितना से कितना? तो 525 से बढ़ाकर जो 545 कर दिया गया वो कितना संविधान संशोधन? तो याद रख लीजिएगा आप लोग 31वां संविधान संशोधन। कितना? 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन के तहत याद रख लीजिएगा कि लोकसभा का सदस्य 525 से बढ़ाकर 545, 525 से बढ़ा के 545। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत जब संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा, यानी उसको देना ही पड़ेगा। किस संविधान संशोधन? तो याद रखिएगा 24वां संविधान संशोधन। बहुत मस्त सवाल है। 24 संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को जो है कि बाध्य बनाया गया है लोकसभा और राज्यसभा जब विधेयक को पारित कर देता है तो उस पर मुहर मारने के लिए। समझ में आ गया? आपका कौन संविधान संशोधन? तो याद रख लीजिएगा आप लोग जो है कि 24वां। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? 15वां। यानी हाई कोर्ट का अगर पूछेगा सेवानिवृत्ति का आयु 60 से बढ़ाकर 62 तो 15वां। और याद रखिएगा आपका 60 से बढ़ाकर 62 अगर पूछेगा राज्य लोक सेवा आयोग का तो 41वां। क्या मारिएगा? 41वां। ये सब आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग हाथ में कलम रखे होंगे तो शॉर्ट में आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी में छोटा ऐसा कि अगर आपसे पूछा जैसे कैसे बनाइएगा 41वां संविधान ऐसे करके लिख दीजिएगा शॉर्ट में 41वां और 10 देके लिख लीजिएगा। आप लोग जो है कि इसमें क्या बताया आपको? तो राज्य लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग डैश देके देगा 60 से 62, 60 से 62 काम खत्म है। फिर वहीं पर नीचे लिख दीजिएगा स्टार देके 15वां संविधान संशोधन डैश देके लिख दीजिएगा आप लोग के हाई कोर्ट के न्यायाधीश 60 से 62, 60 से 62, बस कहानी खत्म है। तो ये सब शॉर्ट में आप लोग नोट कर सकते हैं, जबकि कभी आप एग्जाम के पहले पलटिएगा पेज तो दिमाग में फास्ट रिकॉल होगा और एग्जाम में अगर पक्का मार दीजिएगा, यह गारंटी है। और पढ़ने का तो बच्चा बहुत पढ़ लेता है एक बार दो बार फाउंडेशन, लेकिन माथा में बात सेट नहीं होता है। बहुत बच्चा से जब आप मिलिएगा ना तो वो आप पूछेगा कि कहीं फाउंडेशन एक बार नहीं पढ़ा है क्या, तो बोलेगा कि हाँ यार पढ़े तो हैं, लेकिन यार कब पढ़े कोई पता नहीं चला, दिमाग में बात है ये ना है। और देखिएगा जहां भी वह सेट लगाने जाएगा ना वो नंबर नहीं उठा पाएगा, कारण वही है पढ़ने का पढ़ लिया लेकिन दिमाग में बात है ये ना है, तो करिएगा क्या, इसीलिए आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा, आपका जॉब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि नागालैंड को एक विशेष राज्य, नागालैंड को जो एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन, तो 13वां संविधान संशोधन। तो 13 में लास्ट में 3 आ रहा है और 1963 में भी लास्ट में 3 आ रहा है। तो 1963 में भारत का एक नया राज्य बना था नागालैंड और 13वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि अगला सवाल आप लोग को बताना है पहला संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो पहला संविधान संशोधन का जो संबंध है वह आपका भूमि सुधार से है। किससे है, भूमि सुधार। इसी के तहत आपका जो है कि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। किस में है, अनुच्छेद 87 में है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का भाषण अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का भाषण अनुच्छेद 87। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तो 87 में है, लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 याद रखिएगा। और अध्यादेश जो होता है वह जब लोकसभा और राज्यसभा जब आपका कार्य में नहीं चल रहा होता है और देश को किसी कानून की आवश्यकता होती है तो उसके द्वारा जो बनाया गया विधेयक या कानून होता है उसे अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो राज्य विधान परिषद का गठन और राज्य विधान परिषद की समाप्ति अनुच्छेद 169 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 169 के तहत की गई है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। और वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के तहत, तो 117, वित्त विधेयक 117 और वित्त आयोग 280। और पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में और उसके अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी। कौन बने थे, केसी नियोगी। और वर्तमान में कितना वित्त आयोग है, तो 15वां वित्त आयोग समाप्त होने के कगार पे है जिसके अध्यक्ष एनके सिंह थे, लेकिन 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो अरविंद पनगड़िया बने हैं। कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया बने हैं। और धन विधेयक का संबंध 110 में है, अर्थात धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। लेकिन याद रखिएगा आपका वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण या बजट जो है 112 में है। किसमें है, 112 में। और विनियोग विधेयक जो है वह 114 में है। किसमें है, 114 में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एससी, एससी यानी कि एससी से भी छोटा एसटी होता है। एसटी जो रहता है वह जंगल में रहता है और जंगल में आपका जंगल झाड़ पूरा रहता है। तो याद रखिएगा जब जंगल झाड़ वाला बात करेंगे, एसटी वाला बात करेंगे तो 338 का क लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, क। लेकिन अगर सिंपली 338 मारेंगे तो अनुच्छेद 338 का संबंध एससी आयोग से है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है, एससी आयोग से है। यानी एससी हो गया 338, एसटी, अच्छा एसटी यानी ट्राइब यानी जंगल वाला, जंगल यानी 338 का क, यानी इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्टर लगा दीजिएगा। जैसे कि आपको वहां पर याद करवाए थे अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 एगो होता है, एगो 48 का क होता है। तो अनुच्छेद 48 साफ पूरा क्लियर है। तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है, यानी फॉरेस्ट
फ्रेश चीज है। लेकिन 48 का क जो है वह वन और वन जीवों की रक्षा है, यानी जंगल झाड़ आ गया वन तो 48 का क मार देंगे। उसी तरह यहां पर जंगल जब आ जाएगा 338 का क आ जाएगा तो इसमें भी जंगल वाला, जंगल यानी कि एसटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसटी, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पूछेगा तो मारेंगे 338, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछेगा तो मारेंगे 338 का क। और ओबीसी जिसमें हम लोग आते हैं यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग पूछेगा तो मारेंगे 338 का ख, 338 का ख याद रखेगा। समझ में आ गया? और भारत के अंदर में जो ओबीसी आयोग का जो बना था वह याद रखेगा 102 संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 300 के ख में रखा गया, अनुच्छेद 300 के ख में रखा गया। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ओबीसी को जो 27% आरक्षण देने का जो प्रावधान किया गया था वह याद रखेगा, इसका पहला प्रयास काका कालेलकर समिति के द्वारा, काका कालेलकर समिति के द्वारा, लेकिन वह दिलवा नहीं पाया था। यह आपका संविधान लागू होने के लगभग 3-4 साल के बाद यानी 1953-54 का बात है। काका कालेलकर समिति का संबंध ओबीसी को आरक्षण देने से था, लेकिन वह दिलवा नहीं पाया। लेकिन याद रखिएगा कि आगे चलकर 1979 हाँ 1979 में याद रखिएगा कि आपका वीपी सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? वीपी सिंह, यानी कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। उसके ही काल में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था वीपी मंडल आयोग या मंडल कमीशन भी बोल देते हैं। उसी के आधार पर जो है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो तिरंगा है इसको कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसको जो अपनाया गया है याद रखिएगा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। और अशोक स्तंभ को जो आपका अपनाया वो कब अपनाया? तो याद रखिएगा जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन अशोक स्तंभ बना, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को जो अपनाया हुआ 22 जुलाई 1947 को। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह आपका सारनाथ स्तंभ का, याद रखिएगा सारनाथ स्तंभ में जो अशोक सिंह स्तंभ है उसी को अपनाया 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं भारत का राज्य चिन्ह का जो उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है, किसके तहत? 2005 के तहत नियंत्रित होती है। और आम आदमी को जो तिरंगा झंडा फहराने का जो अधिकार दिया गया वह 2002 से, कब से? 2002 से। और यह वर्तमान में मौलिक अधिकार का एक भाग है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अ के तहत, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अ के तहत भारत के आम व्यक्ति का मौलिक अधिकार है झंडा फहराना, याद रखिएगा। समझ में आ गया? वहीं अगर बात करते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति सर्वसम्मति से घोषित किया गया, वह तीनों चीज जो हुआ है संविधान सभा के अंतिम बैठक, और संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वह आपका संविधान जो है कि लागू होने से 2 दिन पहले अर्थात 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और उसी दिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से जो है कि पद पर बैठाया गया था। और राष्ट्र पक्षी मोर को 1963 में अपनाया। और भारत का जो आपका राजकीय भाषा हिंदी है इसको कब अपनाया? कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 1949 में, 1949 में 14 सितंबर के दिन, 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा हिंदी को अपनाया। इसीलिए 1953 ईस्वी से, इसीलिए 1953 ईस्वी से याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष यह आपका शुरुआत हुआ मनाना कि हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाएंगे वो प्रत्येक 14 सितंबर को मनाएंगे। कब मनाएंगे? 14 सितंबर को मनाएंगे, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक सम्मत पर आधारित है इसको कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका। क्या नाम है? एलिफास इंडिका, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सरकरिया आयोग का स्थापना कब किया गया? तो सरकरिया आयोग का स्थापना 1913
1983 में किया गया। और 1983 में किस लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध को बनाने के लिए। केंद्र राज्य संबंध को बनाने के लिए सरकरिया आयोग का गठन किया गया, याद रखिएगा। कौन सा आयोग? सरकरिया। और सरकरिया आयोग के ही सिफारिश पर 1990 में, याद रखिएगा, अंतर्राज्य परिषद का स्थापना किया गया। किसका स्थापना? अंतर्राज्य परिषद का स्थापना किया गया 1990 में सरकरिया समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा। और अंतर्राज्य परिषद का स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद, और अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद, अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद, और 263 के तहत जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आपका अंतर्राज्य परिषद। कौन सा परिषद? अंतर्राज्य परिषद, याद रखिएगा। और अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990 में किया गया था, याद रखिएगा, जून 1990 में। और अंतर्राज्य परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 3 बार, कितनी बार? 3 बार होती है अंतर्राज्य परिषद की बैठक। और याद रखिएगा, इसका स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इस अंतर्राज्य परिषद का स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अंतर्राज्य परिषद का जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कोठारी आयोग का स्थापना कब किया गया? तो कोठारी आयोग का जो स्थापना किया गया था वह 1976 में किया गया। कब किया गया? 1976 में किया गया कोठारी आयोग का स्थापना, आप लोग याद रख लीजिएगा। और कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है, याद रखेगा। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। और वह जो प्रस्ताव दिया था वह 10+2+3 का, 10+2+3, यानी पहले कोई आदमी 10 पास करेगा, फिर 2 क्लास पढ़ेगा तो 12 पास करेगा, और फिर 3 क्लास पढ़ेगा तो वह जो है कि ग्रेजुएशन पास हो जाएगा। लेकिन वह सिद्धांत अब खत्म हो गया है जब नई शिक्षा नीति आई है कि कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर। तो याद रखिएगा वह आपका क्या हो गया है? तो अब हो गया है आपका 5+3+3+4, यानी पहले 5 तक पढ़ेगा, फिर 3 तक पढ़ेगा, यानी 8 हो गया। 8 के बाद फिर 3 पढ़ेगा, यानी 11th हो गया। 11th के बाद 4 क्लास पढ़ेगा तो 15 क्लास में ऑनर्स फाइनल होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताइएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना 1957 में किया गया, जो है कि इसी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और यह त्रिस्तरीय था। इसके 20 वर्षों के बाद आपका अशोक मेहता समिति आता है, और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय का सुझाव दिया था। कितना स्तर? 2 स्तर का सुझाव दिया था, याद रखिएगा। और अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर ही चुनाव चिन्ह लाया गया। क्या लाया गया? चुनाव चिन्ह लाया गया, याद रखिएगा। और पंचायती राज को जो आपको संवैधानिक मान्यता मिला है वह एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर और मिला है, याद रखिएगा। और एल.एम. सिंघवी 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। और इसी समिति के सिफारिश पर संवैधानिक मान्यता देते हुए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया। और अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 में जोड़ा गया, याद रखिएगा, पंचायती राज को। और इसको कार्य करने के लिए कुल आपका 29 विषय दिया गया। और पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं। और भारत के अंदर में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए ट्रिक बताते हैं, मेमना। क्या बताते हैं? मेमीना, यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और नगर पालिका भारत के एक ही राज्य में नहीं है, वह राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और भारत के अंदर में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर आपका पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तर का है। कितने स्तर का है? 4 स्तर का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कौन सा एक ऐसा सदन है, भारत के राज्य व्यवस्था में कौन सा एक ऐसा सदन है जो जिसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा, विधान परिषद। विधान परिषद एक ऐसा सदन है जो समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहले विधान परिषद हुआ करता था, लेकिन वहां के जो है कि विधानसभा के द्वारा
द्वारा जो है कि उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन बना है, तो तमिलनाडु बना है। कौन बना है, तमिलनाडु बना है। और बिहार में विधान परिषद की संख्या टोटल 75 है। कितना है, 75 है। और उत्तर प्रदेश में 100 है। कितना है, 100 है। और विधान परिषद का गठन जो होता है वह आपका, और समाप्ति, इसका जो समाप्ति होता है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। और याद रखिएगा विधान परिषद की सदस्य संख्या या विधान परिषद का सीट, याद रखिएगा जिस राज्य में स्थापना हो रहा है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल के अंदर जो है कि इसका चर्चा चल रहा है, हो सकता है आगे, तो अगर वहां पर जितना सीट रहेगा वह उससे निर्धारित होगा जिसमें कि उसमें विधानसभा का सीट कितना है। यानी जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होना है उस राज्य में विधान परिषद का सीट कितना होगा, तो याद रखिएगा उस राज्य के विधानसभा के कुल सीट का 1/3, विधानसभा के कुल का 1/3 सीट से ज्यादा नहीं होगा। जैसे बिहार से हम समझते हैं, बिहार में विधानसभा का सीट 243 है, 243 के 1/3 से ज्यादा विधान परिषद नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो विधान परिषद का सीट बिहार में 75 है। और उसके बाद आपका उसका अगर 1/3 निकालते हैं विधानसभा का, तो 243 का 1/3 81 होता है। क्या 81 से ज्यादा है या कम है, तो बोलिएगा कम है। तो बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल बताना है कि प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वेतन आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो श्रीनिवास वरदराचार्य बने थे। कौन बने थे, श्रीनिवास वरदराचार्य बने थे। और प्रथम वेतन आयोग का जो स्थापना किया गया था 1946 में। कब किया गया था, फर्स्ट पे कमीशन जो लगा था 1946 में। और याद रखिएगा सबसे लास्ट जो भारत में लगा था वह 7वां वेतन आयोग, और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो A.K. माथुर थे। और यह 2014 में ही लगा था। और याद रखेगा 2014 के बाद कोई भी वेतन आयोग नहीं लगा है, याद रखेगा। और यह लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर लगता है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथी था। क्या था, हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था, इसीलिए भारत का राष्ट्र विरासत पशु हाथी को बनाया गया है। 2010 से बनाया गया है। कब से बनाया गया, 2010 से। और हाथी के लिए सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो भारत में है वह पेरियार है। कौन सा है, पेरियार। और पेरियार कहाँ है, केरल में है। कहाँ में है, केरल में है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सचिव कौन बने गए थे। तो संविधान सभा के जो सचिव बने थे वह HBR आयंगर बने थे। कौन बने थे, HBR आयंगर बने थे, याद रखिएगा। वहीं संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूपकार जो थे वो आपके कौन थे, तो याद रखिएगा SN मुखर्जी। कौन थे, SN मुखर्जी। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार जो थे वो SN मुखर्जी थे। और याद रखिएगा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। कौन थे, BN राव थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के सुलेखक कौन थे। तो संविधान के सुलेखक या कैलियोग्राफर जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण राजादा थे। कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राजादा थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन कौन किया है। तो याद रखिएगा हिंदी सुलेखन जो किया है वह बसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। बसंत कृष्ण वैद्य ने किया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किसने किया है। तो सौंदर्यीकरण जो किया है वह नंदलाल बोस ने किया है। किसने किया है, नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने किया है। किसने किया है, नंदलाल बोस और BR सिन्हा। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। तो सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत 2001 से हुआ है। कब से हुआ है, 2001 से। तो आप लोग जोड़ लीजिए कि 1951 से लेके 56 तक पहला चला, फिर 1956 से लेके 61 तक दूसरा चला, फिर 1961 से लेके 1966 तक तीसरा चला, 67 68 तो चला नहीं। उसके बाद फिर आपका कौन सा चला, तो याद रखिएगा आपका 68 तक ब्रेक हुआ, फिर 69 से लेके 74 तक चौथा चला, फिर 74 से लेके आपका जो है कि 78 तक पांचवा चला, फिर आपका 79 78 79 80 2 साल ब्रेक हो गया, फिर 80 से लेके 85 तक पांचवा चला, फिर 85 से लेके 90 तक छठा चला, सॉरी जो है कि आपका 78, हाँ 80 से लेके 85 तक छठा चला, फिर आपका 85 से लेके जो है कि कौन चला, तो सातवां चला, फिर 90 हो गया, 90 से 2 साल ब्रेक हो गया, तो 90 2 कितना हो गया
92, 92 के बाद जो है कि आपका कौन हो गया, तो 92 और से फिर हो गया 97, 97 से हो गया 2002। तो इसी रेडियस में जो है कि हुआ है, आप लोग जोड़ लीजिएगा जो पूरेगा। यानी एक बार आपको ब्रेक मारना है 66 से लेके 69 तक, उसके बाद दूसरा ब्रेक मारना है आपका कहाँ से कहाँ तक, तो 80 से लेके 82 तक, और तीसरा आपको ब्रेक मारना है कहाँ से, तो या सॉरी 78 से लेके 82 तक, 78 से लेके 80 तक। उसके बाद आपको फिर ब्रेक कहाँ से मारना है, तो फिर 90 से लेके 92 तक। 3 योजना आपका हुआ है पंचवर्ष योजना में, 66 से 68, फिर आपका उधर हो गया है आपका 78 से 80, फिर उधर हो गया आपका 90 से 92। 3 योजना आपका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है 11वीं, इसका आंसर 10वीं पंचवर्ष योजना होगा। कौन सा होगा, 10वीं पंचवर्ष योजना। और 10वीं पंचवर्ष योजना जो हुआ है वह सबसे सफल पंचवर्ष योजना, सबसे सफल पंचवर्ष योजना 10वीं हुआ है, और सबसे असफल पंचवर्ष योजना जो हुआ है वह तीसरा हुआ है। कौन हुआ है, तीसरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्ष योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्रतम और समावेशी विकास। तीव्रतम और समावेशी विकास आपका जो 11वीं पंचवर्ष योजना का सबसे मूल लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। भारत में कागजी मुद्रा का शुरुआत किस वर्ष हुआ है, तो भारत में जो कागजी मुद्रा का शुरुआत हुआ है 1862 से। कब से हुआ है, 1862 से हुआ है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है, तो वह विदेशी मुद्रा जिसमें तुरंत प्रवास होने की प्रवृत्ति हो, यानी क्विक माइग्रेशन ट्रेंडिंग की क्षमता हो, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है, तो भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई को अधिक से अधिक करेंसी नोट जो छाप सकता है वह 10,000 तक का छाप सकता है। कितना हजार तक का, 10,000 तक का छाप सकता है, उससे ज़्यादा छापने का इनको अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया, तो 1921 में, और इसी का नाम बदल के आगे 1955 में 1 जुलाई के दिन एसबीआई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एसबीआई। और एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। कौन है, दिनेश कुमार खारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बैंकिंग शब्दावली एनएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएफटी, तो नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में केंद्र बैंक की स्थापना करने का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था, तो बताइए। आप लोग को नहीं बताए थे कि भारत के केंद्र बैंक के रूप में आरबीआई काम करती है, और आरबीआई का स्थापना करने का पहला प्रयास चैम्बरलेन कमीशन ने किया था। आप लोग को बताए हैं, ये गारंटी के साथ बताते हैं। भारत में आरबीआई का स्थापना करने का पहला प्रयास 1914 में चैम्बरलेन कमीशन ने किया था, लेकिन वह असफल रहा। इसका सफल प्रयास या जो सफल हो गया वह हिल्टन यंग आयोग ने 1934 अधिनियम के तहत 1935 में किया, और वह दिन था 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। आरबीआई का स्थापना किया गया। किसका स्थापना, आरबीआई। और आरबीआई में उप गवर्नर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वह आपका ताड़ का पेड़ होता है। क्या होता है, ताड़ का पेड़ और शेर होता है। वहीं अगर बात करते हैं कि आरबीआई जो है उसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो उसके पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे, और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वह शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर का है। कितना नंबर का, 25वें नंबर का है, याद रखिएगा। और आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग। कौन सा आयोग, हिल्टन यंग आयोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी जिसको ई रूपी कहते हैं कब जारी किया, 2022 में। कब जारी किया, 2022 में। आप लोग को बताएं कि भारत में अब तक नोटबंदी कितना बार हुआ है, तो मुद्रा का जो डोमिनाइजेशन हुआ है वह 3 बार हुआ है। 1946 में, 1978 में
और 2016 में अंतिम बार याद रखेगा 8 नवंबर 2016। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है किस देश में सबसे पहले आधुनिक बैंकिंग का विकास हुआ। तो आधुनिक बैंकिंग का विकास जो हुआ है नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ में हुआ है? नीदरलैंड में हुआ, याद रखिएगा। और नीदरलैंड में ही विश्व का पहला संगठित बाजार खुला था 1601 में। विश्व का पहला संगठित बाजार जो खुला है वह भी कहाँ में? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड में ही याद रखिएगा पहला आधुनिक बैंकिंग का शुरुआत हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विश्व के किस बैंक को केंद्र बैंकों की मां कहते हैं। तो विश्व के याद रखिएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्र बैंकों की मां कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कितना प्रणाली? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। और न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो मुद्रा के निर्गमन के लिए है तो याद रखिएगा 200 करोड़ रुपया का एक संरक्षित कोष रहेगा, जिसमें 115 करोड़ रुपया का सोना रहना चाहिए और 85 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रहना चाहिए, तभी आप जो है कि मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। तो भारत में जो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई। और भारत में पहली बार जो ट्रेजरी बिल जो जारी किया गया था 1917 में। कब जारी किया गया था? 1917 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वाणिज्य पत्र या कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है। तो याद रखिएगा निगम उद्योग के लिए। किसके लिए? निगम उद्योग के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है। तो बैंकों की वित्त सुधार से। बैंकों के वित्त सुधार से इंद्रधनुष योजना का संबंध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इंद्रधनुषी क्रांति जो है, ज्योग्राफी का सवाल है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो यह मानिएगा कि सभी तरह के क्रांति पर कंट्रोल करने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति। वहीं याद रखिएगा आपका एक और जो है इंद्रधनुष अगर पूछेगा आपका योजना का संबंध तो बैंकों के वित्त सेवा सुधार से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कहां से कहां तक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वह 1 जुलाई से 30 जून तक है। 1 जुलाई से 30 जून तक है आरबीआई का लेखा वर्ष। तो सुनिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि भारत का वित्त वर्ष कितना है तो अलग आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आरबीआई का वित्त वर्ष कहां से कहां तक है तो उसके लिए आंसर अलग हो जाएगा। तो भारत का जो वित्त वर्ष है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। वह 1 अप्रैल से कहां तक है? 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्त वर्ष है। लेकिन आरबीआई का जो वित्त वर्ष या लेखा वर्ष है वह 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम जो है वह मुद्रा के प्रचलन से है। किससे है? मुद्रा के प्रचलन से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो बैंकिंग सेवा सुधार से। मल्होत्रा समिति का संबंध भी किससे है? बैंकिंग सेवा सुधार से, याद रखिएगा। और गोपुरिया समिति का संबंध भी किससे है? बैंकिंग सेवा सुधार से है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है भारत रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है। और भारत का जो प्रतीक चिन्ह है रुपया का वो रो करके ऐसे करके देखते हैं, रो ऐसे करके ऐसे काटा हुआ। और इसका जो प्रतीक चिन्ह दिया है यह आपका डी उदय कुमार ने दिया है। कौन दिया है? डी उदय कुमार, जो आईआईटी बॉम्बे के जो है कि स्टूडेंट थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि भारत के अंदर में सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? एसबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। आगे, भारत में प्रथम महिला बैंक का स्थापना किसने किया? तो भारत के अंदर में पहली महिला बैंक का स्थापना जो किया है वह 2013 में किया गया है। और इसका जो है कि विलय एसबीआई में आगे चल के कर दिया गया। भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना 2013 में और इसका विलय याद रखिएगा आपका किस बैंक में कर दिया गया? एसबीआई में कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोला? तो चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक जो बना है एसबीआई बना है। और एसबीआई का ही शाखा विश्व के विभिन्न देशों में सबसे अधिक है। क्वेश्चन पूछेगा कि विदेश में सबसे अधिक शाखा किस बैंक का है? तो एसबीआई का है। और सबसे अधिक कहाँ में है? तो यूके में है। कहाँ में है? यूके यानी ब्रिटेन में है। और सभी बैंकों का मां के नाम से किसको जानते हैं? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को। बैंक ऑफ इंग्लैंड को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है
अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन बने हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत के अंदर में पहला इस्लामिक मतलब इस्लाम जो है यानी कि आपका जो मुस्लिम धर्म के समुदाय है वह केरल के अंदर में, याद रखिएगा, राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका इस्लामिक बैंक जो पहला खुला है वह केरल में खुला है। कहाँ में खुला है? केरल के कोच्चि में। और भारत के अंदर में पहला तैरता हुआ एटीएम जो लगाया गया है वह कोच्चि में ही लगाया गया है, एसबीआई के द्वारा ही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, क्षेत्र ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भारत क्षेत्र ग्रामीण बैंक, तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक का जो स्थापना हुआ है वो 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को हुआ है। और 2 अक्टूबर को इसलिए हुआ है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को सबसे अधिक बढ़ावा देते थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि आपका क्षेत्र ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ है 2 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, और नाबार्ड एक प्रकार से कृषि को लोन देने वाला एक बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ है, छठी पंचवर्षीय योजना में। छठा कैसे याद रखिएगा? तो नाबार्ड में 6 अक्षर होता है, NABARD। कितना अक्षर हुआ? 6 अक्षर। 6 अक्षर जब नाबार्ड में हुआ तो इसका स्थापना 1982 में, छठी पंचवर्षीय योजना। या फिर आप जोड़ के भी मार सकते, आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए आज के हम इस बिहार एसएससी को सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं। और यह आपका सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और दिन ब दिन हम क्वेश्चन जो है कि बेहतर लाने का प्रयास करेंगे दिन ब दिन। बस आप लगातार बनकर रहिएगा, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम के पैटर्न पर यह हम रख रहे हैं पैटर्न, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए आज के हम सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।